नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर के मेरे 19 दिसंबर मंडे के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आज का एजेंडा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये सेशन मैं प्रीमियर मोड में रिलीज कर रहा हूं ताकि आप लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो एक बार जैसे ही कोई भी आज की क्लास में जुड़ेगा, आते ही सबसे पहले प्यारी प्यारी बातें लिखो, इमोजी लगाओ और हमें ये कंफर्म करो कि अभी तक के सारे सेशन आपने देखे कि नहीं। जो बच्चा आके लाइव में इसको अटेंड कर रहा है शाम को 5 बजे और कमेंट में कुछ लिखेगा नहीं, पाप पड़ेगा पाप। प्यारे दोस्तों, आज का एजेंडा आपके सामने है, एक बार फटाफट नजर से निकालिए। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमेशा की तरह कोशिश है कि एग्जाम में आपको सीधे सीधे फायदा हो, बढ़िया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर में हम चाइना, हमारा ट्रेड और उसके अलावा दो बहुत शानदार आर्टिकल जिसमें से एक इकोनॉमिक्स पत्रिका में आया वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो खबर हमारे सामने है ये थोड़ी सी चिंता में डालने वाली खबर है। दैट चाइना इज एक्सपैंडिंग मॉडल विलेजेस इन दी स्ट्रेटेजिक एरियाज। अब स्ट्रेटेजिक एरियाज का मतलब है एलएसी। तो ऐसा बता रहे हैं, और ये खुद हमारे मिलिट्री के ही लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता बोल रहे हैं कि एक नया गांव अभी 2 क्लस्टर्स में चाइना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में नया बना दिया है, और कुछ और नए गांव यहां वहां एलएसी पे वो खोलता चला जा रहा है। तो ये क्या स्ट्रेटजी है चाइना की? इसके पीछे बताते हैं कि बेसिक स्ट्रेटजी चाइना की यह है कि चाइना इसको मॉडल विलेज कहता है, यानी कि शाओ कांग, ये शब्द है उसके लिए। तो ये उसको शाओ कांग बोलता है, मॉडल विलेजेस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनका कहना है कि शाओ कांग का मतलब होता है मध्यम रूप से समृद्ध गांव, और पूरे एलएसी पे अलग अलग जगह उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में बॉर्डर के पास में वो खोलता चला जा रहा है, चुंबी वैली तक में उसने, जो कि बहुत ही क्रूशल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है। ऐसा करके वो धीरे धीरे आबादी बढ़ा रहा है, और बाद में यही डिफेंस के लिए उसके बेसिस बन जाएंगे। तो अभी तो वो बोल रहा है कि ये सामान्य गांव है, लेकिन वहां बसाने की क्या जरूरत पड़ गई? इतना बड़ा चाइना कम पड़ रहा है क्या? तो सीधी सी बात है, ये लॉन्ग रन की उसकी स्ट्रेटेजी है। वो धीरे 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 ऐसे सैकड़ों गांव बता देगा, और ये भविष्य में डिफेंस के लिए उसके आउटपोस्ट बन जाएंगे। भविष्य क्या, वर्तमान में ही बन रहे होंगे। तो ये खबर मिलिट्री की तरफ से सारी की सारी सामने आती है। इंडिया की स्ट्रेटेजी इस केस में क्या होगी, ये बहुत देखने लायक होगा, क्योंकि कालिता साहब लेफ्टिनेंट जनरल ये बोल रहे हैं कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स हैं वो इन गांवों का इस्तेमाल करना ऑलरेडी शुरू भी कर चुके हैं। तो इंडिया हैज टू स्ट्रांगली टेक दिस अप विद चाइना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को लॉन्ग रन में अब चाइना की जो स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी है। तो हमने ईमानदारी से कोशिश की रिलेशनशिप बिल्डिंग की, वो सब विफल हो चुकी है। और अब चाइना जो है आगे किसी बड़े गेम की तैयारी हो सकता है कर रहा हो सकता है ना भी कर रहा हो। ये ऐसी चीज है तो समय के साथ ही पता चलती है, स्ट्रेटेजिक है। ट्रेड डेटा पर बात करते हैं। चाइना के साथ का ट्रेड डेटा तो मैंने आपके साथ पहले बात कर लिया था, लेकिन अब मैं आपके साथ एक जनरल ट्रेड डेटा की बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको ये 2 आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसे ही नंबर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ट्रेड डेटा के जो रिलीज किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेड डेटा रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सामने महीने दर महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का डेटा आता है। तो ये आपके इंपोर्ट्स हैं, ये आपके एक्सपोर्ट्स हैं। तो बीच का जो गैप है उसको आप आपका व्यापार घाटा कहेंगे। और ये हम प्योरली अभी मर्चेंडाइज की ही बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा, जब हम आने वाले हैं टोटल रेमिटेंसेस जो भारत को मिल रहे। दुनिया में नंबर 1 हो गया भारत रेमिटेंसेस रिसीव करने में। फिर यहां पर आप ट्रेड डेफिसिट अगर देखेंगे तो अभी तक $196 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इस फाइनेंशियल में हो चुका है, अप्रैल टू नवंबर में। और यह ऐतिहासिक रूप से पिछले 10 सालों में मैक्सिमम हो गया है। अगली चीज जो हो रही है कि आप एक्सपोर्ट ग्रोथ अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट ग्रोथ अब हमारी नेगेटिव में जा रही है। उसका कारण है दुनिया में आ चुका रिसेशन। लेकिन हमारी इंपोर्ट ग्रोथ नेगेटिव में अभी तक नहीं गई है। तो हमारे बहुत सारे नॉन एसेंशियल इंपोर्ट तो फुल स्पीड में चल ही रहे हैं। अब ये तो पूरा का पूरा ट्रेड फिगर है। भारत सरकार को यह समझ में आ गया है कि भाई देखा जाए तो हम जिस तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हो गए तो हम ही उनकी फाइनेंसिंग करते जा रहे हैं। तो उसको कैसे कम करना, अब सरकार ने उस पर दिमाग लगाना शुरू किया है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रेडर लॉबी और मैन्युफैक्चरिंग लॉबी का बहुत भयंकर प्रेशर है। साथ ही साथ जो इलीगल इंपोर्ट्स आते हैं चाइना से, जिनका कैश में भी पेमेंट होता है, वो एक अलग ही चेन चल रही है पूरी। तो इस सबको बुरी तरह से क्रश करने का समय आ चुका है। इकोनॉमिक्स पत्रिका ने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एक आर्टिकल में दिया है एलएसी में जो चल रहा है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे वेस्ट की तरफ इस वजह से झुकना शुरू हो गई है। दिस इज एन आर्टिकल वर्थ रीडिंग, इसको आप पढ़ लेना। और यहां पर शेखर गुप्ता ने लिखा है बिजनेस स्टैंडर्ड में
कि चाइना एक्चुअली जमीनी विवाद नहीं कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल लड़ाई हमारे लिए कर रहा है। उसके अलावा शेखर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, चाइना से कैसे निपटना, उसके लिए आज भारत में जिस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डिबेट चाहिए, वर्तमान लोकतंत्र अब उसके लायक नहीं बचा है, क्योंकि ये प्योरली 1-to-1 एनिमी वाला लोकतंत्र बन गया है और इसके ऊपर कहीं कोई डिबेट भी नहीं है। संसद में डिबेट होती ही नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है डिफेंस मिनिस्टर का और आप सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। तो भारत की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिबेट इन द पार्लियामेंट। और बाकी पार्लियामेंट के बाहर जो डिबेट है उसका लेवल इतना लो है कि वो सिर्फ एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन की डिबेट है। चाइना वुड बी वेरी हैप्पी सीइंग दैट। अगली खबर पर आते हैं। पिछले 7 सालों में सेंटर ने नॉन शेयरेबल सेसेस लगा लगा के अपना कलेक्शन बहुत जबरदस्त बढ़ा लिया है। सेसेस वो होते हैं जिनको हम अधिभार कहते हैं, जो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किए जा सकते हैं। कहां ये टोटल रेवेन्यू में 7% होते थे, आज ये 18% तक चले गए 2020-21 में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा में ये अमाउंट बताया और ये बताया कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कुल 3 लाख करोड़ के सेसेस लगाए थे, यानी 3 ट्रिलियन रुपए के। इसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस वगैरह जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सेसेस एडिशनल रेगुलर टैक्सेस का काम करते हैं और ये सरकार अपनी मर्जी से लगाती है और ये स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होते हैं। तो इसके ऊपर फाइनेंस कमीशन भी बोल चुका है कि सेसेस और सरचार्जेस को डिविजिबल पूल में लाकर स्टेट्स को दिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नागरिक तो दे देता है, राज्यों को कुछ मिलता ही नहीं, ये सीधे सेंटर की जेब में चला जाता है। तो इससे जो फिस्कल फेडरलिज्म है उस पर गहरा आघात होता है। ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में, 15वें फाइनेंस कमीशन के। तो कमेंट थ्रेड में हमको आप जरा बताओ 14 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था और 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? दोनों के नाम कमेंट थ्रेड में फटाफट बताओ। कितने कितने साल में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होते हैं बेटा? 3 साल, 5 साल या 7 साल? ये भी बताओ। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन बनाया गया है? आर्टिकल 260, 270, 280, 290। चारों में से क्या आंसर है बताइए। जितने भी लोग इसको लाइव में देख रहे हैं कृपया पूरे जोश में जवाब दीजिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जैसे देख रहे हैं लाइट गुल हो जाती है जोश में जवाब नहीं देंगे तो। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। जवाब देते चलना बेटा जरा फटाफट। इस साल का इनकम टैक्स का ओवरऑल कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट किटी स्वेलिंग विद दिस। ऑल्दो साल भर का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उस पर इसका कितना असर आएगा वो तो समय के साथ पता चलेगा, बट ओवरऑल इट सीम्स दैट द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज नॉट डूइंग बैड एट ऑल। सरकार का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है वो ऐसी अनेकों स्कीमों में जाता है जिनमें से जॉब जनरेशन भी शायद हो सके। तो आरबीआई का ये बहुत अच्छा चार्ट मुझे मिला, मुझे ऐसा लगा मुझे आपके साथ शेयर करना ही चाहिए। एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, you can see employment, unemployment and labor force participation rates for India for the past 3 years, 19 से 22 तक के दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है अक्रॉस इंडिया वो आपका मोटे तौर पर 42% से नीचे है। आप देख रहे हैं ना, ये 42% की लाइन मैंने ड्रॉ की और आरबीआई बताता है कि आज हमारा 40% का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ऑन एन एवरेज। इसका मतलब यह है कि हर 100 काम करने वाली आयु के भारतीयों में से आज 60 लोग घर पे बैठे हुए हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। या तो उन्होंने परमानेंटली जॉब ढूंढना ही छोड़ दिया है, या वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या कुछ और, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड। सो फॉर अ कंट्री दैट प्राइड इटसेल्फ ऑन इट्स यूथ, वन हैज टू रियलाइज दैट 60% आर नॉट इवन वर्किंग इन दी वर्किंग एज। और भी इसमें डेटा है। तो सरकार की नीतियों में जॉब क्रिएशन सेंटर पॉइंट होना चाहिए, आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये क्लियर हो गया आपको? प्यारे दोस्तों, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल के मुकाबले बहुत ही कम है, केवल 19% है भारत में। यह हमारा एक बड़ा प्यारा कोर्स है आंसर राइटिंग का। आपने अभी तक अगर इसके बारे में जानकारी नहीं ली है, हमसे बात करें, जानकारी लें। दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स दैट प्रिपेयर्स यू फॉर आंसर राइटिंग इन ऑल सिविल सर्विसेज। नीचे हमने लिंक दी है, यू कैन टेक इन्फॉर्मेशन एंड एनरोल। वी वेलकम यू।
अब हम आते हैं भारत की एक बड़ी पॉजिटिव खबर पर। हमारे यहां जो बाहर रहने वाले डॉलर्स भेजते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस साल शायद वो $100 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। समझ में आया आपको? सो दैट इज अ ह्यूज 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 इनफ्लो एंड इंडिया विल बिकम द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर रिसीविंग रेमिटेंसेस। सेकंड नंबर पे मेक्सिको, थर्ड पे चाइना, फिर फिलीपींस, फिर इजिप्ट। समझ में आया आपको? 2022 में ये 5 नाम आप याद रखिएगा। तो मैक्सिमम डॉलर रेमिटेंसेस जो भारत में आ रहे हैं अभी फिलहाल इंडिया में हैं और इंडिया का ग्राफ जो है वो पिछले कुछ सालों में $60 बिलियन के ऊपर ही रहा है प्रति वर्ष। नाउ वेयर डू दीज रेमिटेंसेस गो? तो मैंने आरबीआई का जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उस पब्लिकेशन में से ये चार्ट आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का निकाला है। जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का चार्ट आरबीआई का देखते हैं तो एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ये है 2019-20, 2021, 21-22 और हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर में। वैसे ही रुपए में चार्ट अलग होता है आरबीआई का, ये पूरा एक ही चार्ट है, यहां पे आके कंप्लीट होता है। तो ए इज करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी एरर्स एंड ओमिशन और डी इज द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया? इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट होता है। तो जो रेमिटेंसेस होते हैं जो हम यहां बोल रहे हैं ना $100 बिलियन और ये सब, वो आपको करंट अकाउंट में, इनविजिबल्स में, ट्रांसफर्स में, प्राइवेट में दिखेंगे। समझ गए? तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी अकाउंटिंग देखते हैं तो ये जो इनवर्ड रेमिटेंसेस होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, इनविजिबल्स में, प्राइवेट ट्रांसफर में काउंट होते हैं। समझ गए? क्रेडिट डेबिट दोनों। तो पिछले साल जैसे फाइनल फिगर ये आता है 81 बिलियन, उसके पिछले साल 74 बिलियन, उसके पिछले साल 76 बिलियन, ये यहां पर काउंट होता है। फिर कैपिटल अकाउंट अलग हो गया और फाइनल। तो फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट का फिगर आपको यहां से मिलता है, ओवरऑल बैलेंस। और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो नेट $47 बिलियन का पॉजिटिव रहा। लेकिन जो हमारा ट्रेड बैलेंस होता है, मर्चेंडाइज, वो हमेशा माइनस में चलता है क्योंकि हम हमेशा ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो फिर हमारा देश चल कैसे रहा है अगर ये हमेशा माइनस में है, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं? चल ऐसे रहा है कि आप इनविजिबल्स में सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट देख लो तो आपको 100 अरब डॉलर का, यहां पे तो 109 अरब डॉलर का पॉजिटिव डॉलर एक्सपोर्ट दिख रहा है। ये फाइनेंसिंग कर रहा है हमारे डेफिसिट्स की। अगर सॉफ्टवेयर सेक्टर भारत में नहीं होता, ये सब चला पाना इम्पॉसिबल हो जाता। तो सॉफ्टवेयर और ये प्राइवेट रेमिटेंसेस, ये मिलके हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करके निकाल के ले जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो मैंने सोचा इसके साथ आपको थ्योरी थी, थ्योरी भी पढ़ा ही देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, पिछले 20 सालों में भारत में 3 बड़ी इंडस्ट्रीज पैदा हुई। एक थी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल्स, दूसरी थी ऑटोमोबाइल्स और तीसरी थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अभी तक भारत में एक भी बड़ा सेक्टर पैदा नहीं हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में विच आर द पोटेंशियल सेक्टर्स विच कैन राइज इन इंडिया जस्ट लाइक वी हैड ऑटो, फार्मा, आईटी इन द पास्ट 20 ईयर? अपना दिमाग लगाइए, कमेंट हेड में हमें सोच के बताइए। क्विक क्विक क्विक। और एक बार संदीप सर जिंदाबाद लिख दो, बहुत जरूरी है, उससे एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम दुनिया भर में समाप्त होती दिख नहीं रही है। भारत सरकार ने भी अभी जो निकाला डेटा, उसमें रिटेल इन्फ्लेशन पिछले दिसंबर के बाद पहली बार 6% के थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन 5.88% जो है आरबीआई के 4% के कंफर्ट जोन से तो बहुत ऊपर है ही। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, बाकी सभी जगह भी इन्फ्लेशन धीरे धीरे सॉफ्ट होता दिख रहा है। लेकिन nobody is sure what will happen the very next month and hence all the central banks in the world are on the tenter hooks। तो ये जो ग्राफ से मैंने इनको थोड़ा एक्सपैंड करके यहां पर आपको बताया है। यूरोप की हालत तो एनर्जी प्राइसेस में बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई है और यूरोप में इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण हो गया है एनर्जी प्राइसेस एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट।
पश्चिमी विश्व में फूड इन्फ्लेशन भी बहुत हाई चल रहा है। ऑल्दो ये भी कहना ठीक होगा कि ओवरऑल फूड प्राइसेस दुनिया में थोड़ी मॉडरेट हुई हैं। कंज्यूमर इन्फ्लेशन धीरे धीरे थोड़ा ईज होता दिख रहा है। ये हरे कलर में जो है ये इंडिया का है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जिस तरह के ये डबल डिजिट फिगर्स आ रहे हैं ये 40 साल पहले आते थे, इसीलिए फेडरल रिजर्व पैनिक में है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी भारत में ग्रीन कलर में जो है पहले से कम होता दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब अगले महीने क्या हो ये पता नहीं है। कोर इन्फ्लेशन जिसमें सारे वोलेटाइल फूड फ्यूल कंपोनेंट हम हटा देते हैं वो अभी भी हाई है, 6% के ऊपर है। और इस सब का नेट नतीजा ये है, सेंट्रल बैंक मजबूरी में रेट बढ़ा रहे हैं ताकि क्रेडिट लेना महंगा हो जाए, तो डिमांड गिर जाए तो इन्फ्लेशन गिर जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यूएस ऐसा करता है तो आरबीआई को मजबूरी में करना पड़ता है ताकि भारत से डॉलर एकदम से बाहर ना निकल जाए। उस वजह से आरबीआई को रेट बढ़ाना पड़ते हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी कम होगा, डॉलर भी रुकेंगे, लेकिन क्रेडिट का ऑफटेक रुकेगा, कम होगा, जिससे जीडीपी गिरेगा, ग्रोथ रेट कम होगा। तो ये ट्रेड ऑफ्स होते हैं। और आरबीआई के बस में होता तो वो इस साल रेपो रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाता। फेड ने बढ़ा इसलिए मजबूरी में बढ़ाने पड़े आरबीआई को, नहीं तो शक्तिकांत दास की तो पॉलिसी एकदम साफ थी, सपोर्ट ग्रोथ। उस चक्कर में इन्फ्लेशन का जो हो सो हो। आरबीआई के साथ यही प्रॉब्लम तो हो गया ना, इन्फ्लेशन को इग्नोर करते करते यहां तक आया 3 साल में, और इसलिए वो बहुत स्ट्रक्चरल हो गया भारत में। क्योंकि आरबीआई का प्राइमरी रोल जो इन्फ्लेशन से लड़ना वो सेकेंडरी हो गया, सरकार के लिए डेट मैनेजर का रोल प्राइमरी हो गया है। तो आरबीआई लॉयल्टी एक के प्रति दिखा सकता है, एक साथ दोनों के साथ आप दिखा नहीं पाओगे। ये मैं पहले समझा चुका हूं। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है? द म्यूचुअली डाइकोटमस रोल्स ऑफ द आरबीआई, एक्टिंग एज द डेट मैनेजर फॉर द गवर्नमेंट वर्सेस प्राइस स्टेबिलिटी मैनेजर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ये आपको विभेद अच्छे से पता है ना, मैंने पहले पढ़ाया था। 2 अच्छी खबरें हैं यहां पर, मतलब 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम के हिसाब से। जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना ताकि कंप्लायंस सस्ता हो, आसान हो, कलेक्शंस बढ़े। और भारत में तेजी से फैलते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने की तैयारी। आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले जब पहली बार एंटीबायोटिक दवाइयां बनी थी तो हम लोगों की लाइफ अचानक से बढ़ गई, क्योंकि पहले छोटे छोटे कट लगने पे इन्फेक्शन होते थे, कई बार उनको ठीक ही नहीं कर सकते थे, आप मर जाते थे। एंटीबायोटिक आने के बाद अब पूरी पूरी हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक होने लग गई, क्योंकि हम इन्फेक्शन को रोक देते हैं एंटीबायोटिक से। प्रॉब्लम यह हो गया है कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज और एंटीबायोटिक्स का मिसयूज जो पिछले 80 सालों में दुनिया भर में हुआ, और इंडिया में खासतौर पे बहुत ज्यादा, झोला छाप डॉक्टर छोटी छोटी बीमारियों में गांव में बैठकर एंटीबायोटिक रेकमेंड करते हैं, वो भयंकर गलत काम है। उस वजह से रेजिस्टेंट माइक्रोब्स पैदा हो गए। तो अब ऐसे बैक्टीरिया बनते चले गए पिछले 20, 25, 30 सालों में, विच आर रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स। तो उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बाय बैक्टीरिया या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो एएमआर, एबीआर कौन दिखाता है? ये बैक्टीरिया। तो एएमआर एंड एबीआर इज शोन बाय बैक्टीरिया, और उन पे दवाइयों का असर नहीं होता है। तो दुनिया में 150 से 200 प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं आज। इनमें से कुछ को कहते हैं फर्स्ट लाइन अटैक, सेकेंड लाइन अटैक, और एक होता है लास्ट लाइन। अभी लास्ट लाइन वाले जो हैं उनको कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी में आपकी मदद कर सकते हैं, लास्ट रिसोर्ट। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने ये वार्निंग दी है कि कार्बापेनेम्स ये लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक होते हैं, कि जब कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करे तो कार्बापेनेम लगाओ। दुनिया के अस्पतालों में ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन पे कार्बापेनम का भी असर नहीं हो रहा है। इसलिए नए नए एंटीबायोटिक बनाना दुनिया के लिए आवश्यक है, अदरवाइज दिस मिरेकल एज ऑफ मेडिसिन विल बी ओवर। कारण मैं आपको बता चुका हूं, और इसमें भारत इज अ लीडिंग कल्प्रिट। हमारे यहां अनाप शनाप कंजम्पशन हो रहा है एंटीबायोटिक्स का। तो जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा बैक्टीरिया उतना तेजी से इवॉल्व होगा, और जितना आधा डोज लेके छोड़ दिया तो बैक्टीरिया मरता नहीं है, वो इवॉल्व होकर और मजबूत, और एक इंसान से दूसरे में चला जाता है। तो इसमें जब एक झोला छाप डॉक्टर फालतू में एंटीबायोटिक रेकमेंड करता है, वो पूरे समाज को खतरे में डालता है। आप भी ध्यान रखिएगा, जब एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं हो कभी मत लेना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है भारत में। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए अगले 30 साल की बड़ी बड़ी चुनौतियों में से एक है मेडिकल साइंस में।
इस बारे में आप में से कितने लोग और जानते हैं हमें बताएं। मेडिकल बैकग्राउंड के कोई लोग हैं यहाँ पर? आपका क्या बैकग्राउंड है? सभी लोग एक बार जरा किस स्टेट के हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा कमेंट हेड में लिखो यार फटाफट, जरा हम भी तो देखें कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। जोश में करो काम, जरा मजा आ जाए। जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लगातार सरकार सुधार करती रहती है। सरकार से मेरा मतलब है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल की जो अनुशंसाएं हैं वो सारी रिकमेंडेटरी नेचर की हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, बाइंडिंग नहीं होती हैं। तो अभी अभी बहुत सारे छोटे छोटे अपराधों का डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है ताकि पूरा का पूरा कंप्लायंस आसान हो। आप जितना टाइट लॉ बनाओगे ना उतना कंप्लायंस कठिन होता है, ये ध्यान रखना। तो ये न्यूज आप पढ़ लेना, एग्जाम में काम आएगी। मेक इन इंडिया डिफेंस क्षेत्र में लाना वर्तमान सरकार का बड़ा गोल है। अभी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप भारत ने खुद की बनाई है। एक्चुअली ये इजराइल की मदद के साथ में बनी है, जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। और ऐसे 4 डिस्ट्रॉयर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गोवा का जो बंदरगाह है मोरमुगांव, आईएनएस मोरमुगांव उसके नाम पर ही बनाया गया है। और इसको राजनाथ सिंह साहब ने भारत में मेक इन इंडिया इन डिफेंस की बड़ी विजय बताते हुए इसको विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर बताया है। ये इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन नेवी में। और जिस प्रकार से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी इंडियन ओशन में घुस रही है, भारत को अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जरूरी है। तो ये काफी पॉजिटिव कदम हम मान सकते हैं। जो मिसाइलें इसमें हैं उनकी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी और काफी हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन पे ये काम करता है। एग्जाम वगैरह के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नाम वगैरह सब ध्यान रखना। आईएएस तैयारी का बहुत प्यारा कोर्स है हमारा, पावर पैक, नीचे मैंने लिंक दी है। दिस हैज ऑल द वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स नीडेड टू मेक यू सक्सेसफुल। कोर्स की जानकारी लें, एनरोल करें। कमाल हो गया, 3 दशक के बाद फाइनली अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीत गया। और जिन्होंने फाइनल्स देखा है, लोगों का दिल जो है यहां पे अटका हुआ था पूरे समय। पीपल लिटरली वर चूइंग ऑन देयर फिंगर नेल्स कि अब क्या होगा। और इस तरह से पेनल्टी शूट आउट में फाइनल विनर का तय होना बड़ा अनफेयर सा लगता है। बट देन अल्टीमेटली यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप समवेयर। एंड आई वुड से दैट बोथ फ्रांस एंड अर्जेंटीना वन, बट मेसी के ही भाग्य में ये लिखा हुआ था तो उसे मिला। गोल्डन बूट जो है काइलियन मबापे लेके गए फ्रांस के, और जिस तरह हैट्रिक उन्होंने लगाई वो अनबिलीवेबल थी। और मार्टिनेज एक ऐसा गोलकीपर है कि जो अद्भुत है इस खेल के इतिहास में। और लियोनेल मेसी तो गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लेकर गए ही गए हैं। ये बेसिक डेटा सारा आप याद रखिएगा। कितने लोगों ने फाइनल मैच पूरा देखा? कतर अच्छा काम करके निकल गया, हालांकि बहुत कुछ एक्सपोज भी हुआ। हंड्रेड्स ऑफ लेबरर दे डाइड वाइल मेकिंग ऑल दी स्टेडियम्स एक्सेट्रा। और उससे जुड़ी बहुत सारी बातों पर हमने कुछ चर्चा आपके साथ की थी। इलेक्शन कमीशन ने यह कंफर्म कर दिया है कि मैंने 54.3 करोड़ आधार कार्ड के डेटा इकट्ठा कर लिए हैं पूरे भारत से। और इनमें से मैक्सिमम कोर्शन से ही हुए हैं, वॉलंटरीली बहुत कम हुए। इसमें से जबरदस्ती डरा डरा के वीडियो ने किया है कि तुम्हारा ये सब कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको पता है आपके साथ भी हुआ है। जबकि कानून जो बना था दिसंबर 2021 में, उसमें साफ था कि नागरिक चाहे तो 1 सेकंड में मना कर सकता है आधार देने से। इतना डराया भारत की जनता को, 55 करोड़ आधार के नंबर इकट्ठे कर लिए। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये वोटर आईडी के साथ आधार को लिंक करना आप शुरू कर रहे हैं। नाउ वोटर आईडी इज अ सेपरेट डेटाबेस ओनली विद इलेक्शन कमीशन। आजादी के बाद से आज तक वो डेटाबेस पे कभी किसी का कंट्रोल नहीं था। आधार डेटाबेस इज अंडर होम मिनिस्ट्री। और एक बार ये दोनों लिंक हो गए, यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन इमेजिन व्हाट ऑल इज पॉसिबल। मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन पूरे जोश के साथ इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है और वोटर आईडी को आधार से लिंक करने में लगा हुआ है। कहना यह है कि हम इलीगल वोटरों को बाहर हटाना चाहते हैं। उसके लिए 50 दूसरे तरीके हैं। उसका सबसे बढ़िया तरीका आप सेंसस कराओ ना, डोर टू डोर सर्वे करो, पकड़ लो सबको। सेंसस हो नहीं रहा है। अब सेंसस अगले चुनाव तक तो होने का कोई चांस भी नहीं है, उसके बाद अचानक से होगा तो वो पहले ही करवा देते, उसमें पकड़ लेते सारे इलीगल्स को। किसने मना किया था? आराम से कर सकते थे। लेकिन वोटर आईडी से लिंक करके एक नया डायनामिक पैदा होने वाला है। नेचुरली इलेक्शन कमीशन तो स्वीकार करेगा नहीं ये बात। अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ईरान ने चाइना के साथ एक लॉन्ग टर्म डील कर रखी है, आपको पता है। और 25 से 30 साल की वो काफी लंबी चौड़ी डील है।
ईरान चाइना डील से मिलती जुलती डील ईरान ने अब इंडिया को ऑफर की है और ये एक स्ट्रेटेजिक डील है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इंडिया में एक्चुअली गो हेड एंड डू सम मोर डील्स अदर देन द चाबहार पोर्ट। ओनली इश्यू विल बी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड फंड्स अवेलेबल। ग्लोबल माइग्रेशन डेटा आपके सामने है प्यारे दोस्तों। यूरोप और एशिया में मैक्सिमम माइग्रेंट्स रहते हैं। द नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स 2020 में 28 करोड़ हो गया। यानी दुनिया की कुल आबादी का अनुमानित 3.5% अपनी कंट्री ऑफ बर्थ के बाहर रहता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट है। एमसीक्यूज में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑल्दो इंडिया में बहुत सारे विदेशी माइग्रेंट आके वेस्ट से आके तो बिल्कुल ही नहीं रहते, बल्कि इंडिया से सिटीजनशिप छोड़ के जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने पुतिन को फिर से समझाया कि बच्चा समझ लो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, लड़ाई माफ करो, बापू को याद करो, गांधी जी को याद करो, और ये परमाणु हथियार वगैरह की क्या बात करते रहते हो तुम यार, डिप्लोमेसी की बात किया करो। दोस्तों, अगर अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है तो आपकी अंग्रेजी सुधारने का 100 सेशंस का ये बहुत अच्छा कोर्स अवेलेबल है, इंग्लिश क्रैकर कोर्स। इसकी लिंक भी नीचे कमेंट में है। अंग्रेजी में किसी को भी दिक्कत है तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। आराम से घर पे बैठ के इसको पढ़ो, आज के आज आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ट्विटर जब से एलॉन मस्क ने खरीदा है, एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है, फ्री स्पीच से जुड़े कानूनों की उनको कोई जानकारी ही नहीं है। जिस तरह की हरकतें हो रही हैं उनकी, अभी उन्होंने बहुत सारी वेबसाइटों को बैन कर दिया ट्विटर पे कि आप इनकी कोई लिंक नहीं डालोगे, फेसबुक की, मैस्टोडॉन की। फिर उनको लोगों ने वार्निंग दी कि यूरोपियन यूनियन तुम्हारे रेवेन्यू का 20% का फाइन लगा देगा। शाम तक उन्होंने सारी पॉलिसी पलट दी। उसके बाद उन्होंने एक पोल चलाया कि क्या आपको लगता है मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिए, और उस पर पोल चला रहे हैं। दुनिया का सबसे रईस आदमी इतने बड़े प्लेटफॉर्म को इस तरह चलाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वन थिंग इज फॉर श्योर, द वे ही हैज मैनेज्ड ट्विटर हैज कंप्लीटली एक्सपोज्ड हिज मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट स्टाइल। आगे आगे क्या होगा देखते चलिए। कुत्ते को चुराने आए थे, कुत्ता नहीं मिला तो कुत्ते के मालिक के बेटे को चुरा लिया और फिर बोला कि बेटे को वापस कर देंगे, कुत्ता हमको दे दे। हिंदुस्तान में सब कुछ संभव है। अपराधों के नए नए प्रकार आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं तो अपने बच्चों को संभाल के रखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए कुछ फ्री तोहफे हैं, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। आज के 2 फ्यूजन एनर्जी पर और बिजनेसेस फोकसिंग ऑन द बॉटम ऑफ पिरामिड के हमारे एडिटोरियल्स हैं, अच्छे से पढ़िएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन जरा हमें कमेंट हेड में बताइए, 100 में से मार्किंग कर दीजिए। कल शाम को 5 बजे हम आपसे फिर भेंट करेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग द एफर्ट। प्लेलिस्ट में अभी तक के सारे वीडियो लगे हुए, सारे देख लो पहले से अभी तक। सब रेलेवेंट रहते हैं, 6-6, 12-12 महीने तक सारा नॉलेज रेलेवेंट रहता है। एक दिन सुबह से शाम तक बैठ के सारे देख डालो, आपको फायदा ही होगा। सबके पीडीएफ भी अवेलेबल रहते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।